प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी महीने का एसआईपी का डेटा आया है। डेटा ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है। स्टॉपेज रेशियो, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़कर 122% हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे इन्वेस्टर्स जो कि अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं या फिर पॉज कर रहे हैं, उनका संख्या काफ़ी बढ़ गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन्वेस्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं या फिर पॉज क्यों कर रहे हैं, और वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि ये कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें भी अपना एसआईपी बंद कर लेना चाहिए या फिर पॉज कर लेना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकें तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। नाउ आज के टॉपिक पे चलते हैं कि ये जो स्टॉपेज रेशियो बढ़ गया है ये क्या हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है हमारे ऊपर, या फिर हमें क्या करना चाहिए। हाँ, तो देखिए स्टॉपेज रेशियो, इसको इस तरह से देखें ना कि दिसंबर का अगर आप देखेंगे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, ठीक है, तो उस समय 83% के आसपास था, ठीक है। उसके बाद जैन में ये परसेंटेज बढ़कर 109% हो गया और फरवरी में ये परसेंटेज बढ़कर 122% हो गया। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है भाई ये, सबसे पहले तो आप सही से ये बता दो कि भाई एसआईपी स्टॉपेज जो रेशियो आप बोल रहे हो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ डिसकंटिन्यूड और एक्सपायर्ड एसआईपीज रिलेटिव टू न्यू रजिस्ट्रेशंस, मतलब कि जो नया एसआईपी हो रहा है, ठीक है, उसके मुकाबले जो एसआईपी या तो बंद कर दिया जा रहा है या फिर जो एक्सपायर हो गया उसका रेशियो क्या है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई ज़्यादातर जो लोग हैं रिलेटिवली वो या तो बंद कर रहे हैं या पॉज कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है क्योंकि 100 से ज़्यादा है ना, अगर 100 से कम होता तो ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कम लोग या तो पॉज कर रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये कंसर्न तो है ना कि भाई क्यों इतने ज़्यादा लोग बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक्टिव अकाउंट्स अगर आप देखेंगे ना तो फरवरी में 44.56 लैक्स है, ठीक है, और इसके मुकाबले डिसकंटिन्यूड अकाउंट्स देखेंगे, मतलब कितना या तो बंद हो गया या फिर पॉज कर दिया गया, वो 54.70 लैक्स है। तो यही रेशियो 122% का रेशियो आ रहा है ना। और इक्विटी नेट इन्फ्लोज अगर आप देखेंगे फरवरी में तो वो 29,300 करोड़ के आसपास का रहा है फरवरी में, ठीक है, जबकि जैन में ये फिगर 39,688 करोड़ था। तो ऑफ कोर्स बहुत घटा है पहले के मुकाबले ना। डेट में भी थोड़ा बहुत आउटफ्लो हुआ है। नेट आउटफ्लो देखेंगे तो 6,525 करोड़ हुआ। इक्विटी में आउटफ्लो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पहले जो इनफ्लो हो रहा था पहले के मुकाबले घटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आता है क्वेरी कि भाई क्या हो गया अचानक इन्वेस्टर्स को, क्यों भाग रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, इसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। तो एक रीज़न तो ऑब्वियस है, मतलब हम सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, वो है कि भाई मार्केट का परफॉर्मेंस, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना लास्ट 1 ईयर, लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट 2 ईयर्स का परफॉर्मेंस देख कर आते हैं ना। उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में ही बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा, कुछ जादू मंत्र है यहाँ पे। हाँ, तो आते हैं फिर ना, अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है आते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से फिर मार्केट गिरता है, कुछ केसेस में उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी नेगेटिव हो जाता है, तो आप नेचुरली डर कर भाग जाते हैं, ठीक है। एक तो ये ऑब्वियस रीज़न है, इसके कारण प्रेशर है। तो और ये तो इसीलिए देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है ना स्टॉपेज रेशियो। तो जैसे जैसे मार्केट में नेगेटिविटी फैल रहा है लोग भाग रहे हैं, मतलब दिसंबर से जैन बढ़ गया, जैन से फेब बढ़ गया, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। ये तो है। इसके अलावा कुछ और भी रीज़न्स हैं। देखिए फरवरी महीना भी अगर आप देखें ना छोटा होता है मतलब जैन बड़ा होता है, नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ऑफकोर्स अगर महीना कम होगा, छोटा होगा, थोड़ा नंबर ऑफ़ डेज़ कम होगा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ जाता है। हिस्ट्री भी अगर आप देखें ना फरवरी मंथ में जो डेटा आता है थोड़ा कम होकर आता है रिलेटिवली, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है, ठीक है, कि भाई कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं ना जिन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। आपको पता है, हमेशा हम ये डिस्कस करते हैं ना, कई इन्वेस्टर्स तो 100% मिड कैप स्मॉल कैप, हाँ 30%, 40% रिटर्न, 50% रिटर्न जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स को आपको झटका तो लगा होगा ना, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरा है। मतलब लार्ज कैप पे अबाउट 15% के आसपास, मिड कैप पे अबाउट 20% के आसपास और स्मॉल कैप पे अबाउट 25% के आसपास, ठीक है। अब तो थोड़ा रिकवरी आया है कुछ दिनों में, लेकिन हाँ
इस तरह का गिर गया था, ठीक है। तो नेचुरली जो मिड कैप स्मॉल कैप जो 100% वाले थे उसमें उनमें तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होगा कि भाई या तो SIP बंद कर दिया होगा या फिर कुछ लोगों ने डर कर पूरा का पूरा निकाल ही लिया होगा पैसा, ठीक है। और वहाँ से काफ़ी लोग तो भाग गए होंगे कि भाई अब इस मार्केट में आना ही नहीं है, ये सब फ्रॉड है, घपला है स्टॉक मार्केट, ठीक है, फॉर्जरी है ठीक है। तो वो तो भाग गए होंगे, सही बात है भाई। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है, उन्होंने वो देखा होगा कि नहीं भाई एलोकेशन मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। तो उन्होंने जो पैसा थोड़ा निकाला होगा वो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में डाल दिया होगा कि भाई एलोकेशन गलत कर दिया, अब सही करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोजर लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में भी लेना चाहिए, तो हो सकता है ऐसा किया हो। उसी तरह से कुछ लोग लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप से अपना पैसा थोड़ा निकाल कर या फिर SIP बंद कर जो पैसा आया वो थोड़ा और लेस रिस्की इक्विटी में लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल रहे होंगे, कुछ और हाइब्रिड फंड्स में डाल रहे होंगे कि भाई रिस्क थोड़ा कम कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले। एक रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एटलीस्ट बोला जा सकता है कि भाई रिलेटिवली सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में सही था भी नहीं। उसी तरह सेक्टर और थीमेटिक फंड्स, हाँ, लास्ट 1-2 साल का रिटर्न देखकर बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। ऑफकोर्स सिर्फ लोगों की गलती नहीं, लोगों की तो गलती है ये, साथ साथ म्यूचुअल फंड कंपनीज ना वो क्या करते हैं कि भाई जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है 1-2 साल में उसी के फंड्स बहुत सारे लॉन्च करेंगे उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर्स भोले भाले, हाँ, वो देखेंगे अरे 2-3 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है और NFO भी बहुत आ रहा है, भर के आ रहा है, जाएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑल टाइम हाई पे गिर जाएगा, ठीक है। और गिर जाएगा तो भाग जाएंगे। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऑल्दो SIP स्टॉपेज रेशियो ज़्यादा आया है लेकिन कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक डेटा देता हूँ। देखिए SIP फ्लोज जो है वो जैन में 26,400 करोड़ के आसपास का था, ठीक है। तो वहाँ से घटकर ये फरवरी महीने में 25,999 करोड़ का है। तो मतलब SIP फ्लोज अगर आप सिर्फ देखें, ठीक है, स्टॉपेज रेशियो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ एक्चुअली पैसा कितना आया है SIP के थ्रू कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा कम हुआ है, वो भी चलिए भाई फरवरी में नंबर ऑफ डेज कम होते हैं तो थोड़ा कम हो गया। तो एटलीस्ट SIP के थ्रू जो इन्फ्लोज आ रहे हैं वहाँ पे कोई मेजर कंसर्न देखने को नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है, मतलब कि कल FIIs ने नेट बाइंग किया है स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिला है, ये भी पॉजिटिव है। इसीलिए लार्ज कैप्स का कल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ये कौन से इन्वेस्टर्स हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि भाग रहे हैं स्टॉक मार्केट से। मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, तो फिर क्यों भाग रहे हैं। तो देखिए मोस्टली ये जो DIY इन्वेस्टर्स होते हैं ना, डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टर्स, उसमें भी वैसे इन्वेस्टर्स जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट की। लाइक DIY इन्वेस्टर्स में तो दोनों तरह के इन्वेस्टर हैं ना, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, सर एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम बता दो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, एक बेस्ट स्टॉक का नाम बता दो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, इस तरह के इन्वेस्टर, ठीक है, वहाँ पे तो रॉन्ग नंबर ही लगता है ना, हमेशा हम डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली उसी तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि अगर भाग रहे हैं तो इसी तरह के इन्वेस्टर्स मोस्टली भाग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखें। और वही ना 1-2 साल का रिटर्न देख लिया, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो पूरा बुरी तरह से गिरा है तो डर कर भाग गए हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मार्केट कोविड के समय से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा था ना, तो एक एक्सपेक्टेशन, और बहुत सारे लोग उसी समय से आए हैं मार्केट में, तो एक एक्सपेक्टेशन बन गया था ना। मतलब मैं तो यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट हम लोग ये 4 ईयर प्लस हो गया है हमारे यूट्यूब चैनल का, तो रेगुलरली आप लोग के कमेंट्स आते हैं, तो यही पता चलता है उससे ना कि पहले जो एक्सपेक्टेशन था बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप में लोग 100% इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था यहाँ से 30-40% का रिटर्न आ जाएगा एवरी ईयर 30-40% एवरी ईयर। मतलब वारेन बफेट जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उनका एवरेज रिटर्न भी 20% के आसपास है। तो मतलब उनसे भी डबल रिटर्न एनुअली सब कोई जनरेट करना चाहता है, इतने बड़े इन्वेस्टर सब बन गए। बट एनी हाउ, ठीक है, तो ये है। तो भाई कहाँ 30-40% का एक्सपेक्टेशन था, कहाँ ये 20% गिर गया तो वो लोग नेचुरली भाग जाएंगे ना, तो वो भी एक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट भी इनफैक्ट आया था ना हमारे यूट्यूब चैनल पे
कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म बोलते हैं 10 ईयर 20 ईयर्स, तो 10 ईयर 20 ईयर्स में तो रिटर्न खुद ही आ जाता है, आपकी बात हम क्यों सुने? तो देखिए, हम किसी को फोर्स तो करते नहीं कि आप ज़बरदस्ती, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई कोई वैल्यू एडिशन नहीं है तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है वैल्यू एडिशन तो बिल्कुल सही बात है, आप वॉच करें और इन्फॉर्मेशन लें। देखिए, जो सही बात है वही मैं बताता हूँ, ठीक है ना? तो सही बात यही है कि आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है ना। कुछ महीनों के लिए, 1-2 साल के लिए इक्विटी मार्केट में आ जाएंगे तो वहाँ पे 100% लक होगा, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा डूब जाएगा, ठीक है? वो लक है। अगर आपका लक साथ देता है तो उसी समय आपको रिटर्न्स आ जाएंगे। हो सकता है 30-40%, 50% भी रिटर्न आ जाएगा, हो सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर लक ने साथ नहीं दिया तो वहाँ पे आपका नेगेटिव रिटर्न भी आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी उड़ जाएगा, ठीक है? ये ध्यान में रखें। और जो हमारा हार्ड एंड मनी है, मतलब मैं तो यही मानकर चल रहा हूँ कि सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं भी वैसे पैसा कमा रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ, ठीक है? तो हार्ड एंड मनी को लक के भरोसे, 100% लक के भरोसे तो हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं ना। मतलब देखिए, लक तो लाइफ में हर एक जगह होता है, थोड़ा बहुत, वो अलग चीज़ है। थोड़ा 5% 10% लक, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन 100% लक के भरोसे ऑफ कोर्स हार्ड एंड मनी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म जाए, ताकि भाई मार्केट ऊपर नीचे करे, ठीक बात है, लेकिन एवरेज आउट होकर रिटर्न हमारा ठीक ठाक आ जाए, ठीक है? देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, क्रिकेट हम लोग बहुत देखते हैं ना। जैसे क्रिकेट जब भी आप खेलने जाते हैं तो हमेशा आप ना पिच पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बैटिंग करेंगे। अगर पिच बिल्कुल बेकार है तो वहाँ पे हर एक बॉल पे आप 6 मारने नहीं जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, जब पिच अच्छा है ना, तब वहाँ पे आप ट्राई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा रन स्कोर करें। लेकिन जब पिच खराब है तो आप देखा, अरे टिके रहो किसी तरह से, थोड़ा भी रन बना देंगे इस पिच पे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? और पिच बहुत अच्छा है तो बहुत ज़्यादा रन बनाना पड़ता है, तभी जीत पाएंगे, इस तरह का है। तो मेन जो पॉइंट यहाँ पे है ना, कि मार्केट कंडीशन के आधार पे जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है उसको अलाइन करें और टिके रहें। जो टिकेगा वही जीतेगा, ठीक है? और जो भाग जाएगा वो तो आपको पता है उसके साथ क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ना रिटर्न एक्सपेक्टेशन, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ 30% रिटर्न, 40%। अरे दुनिया का जो सबसे बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है वो बेचारा 20% पे बैठा हुआ है और उसी से उसने इतना ज़्यादा पैसा बना दिया। आप मतलब सबसे महान, हाँ, 30-40% आपको चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए, रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम लेके चले। ज़्यादा आ जाए तो बोनस, अच्छी बात है ना, ज़्यादा आना तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आप 30-40% सोच कर जाएंगे, वहाँ 10-12% आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका किसी तरह का गोल है, सब बर्बाद, वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई 12% के आसपास बहुत हुआ, अगर अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई सब करके 12-14% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेकर चले। यहाँ से अगर मान लीजिए आप 16-17% जनरेट करें, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, ज़्यादा पैसा तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, रिटर्न एक्सपेक्टेशन वो 12-14%, अगर लॉन्ग टर्म में आप इतना रिटर्न भी जनरेट कर पाते हैं कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में, तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा आपका। हाँ, और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें ना, बहुत टाइम आप लोगों का क्वेरीज आता है कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, क्या इन्वेस्ट करूँ? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने में 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, ठीक है? नंबर 1, रिटर्न्स। क्या रिटर्न्स आपके कंट्रोल में है? मार्केट रिटर्न्स आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कंट्रोल करके 30-40, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? वो मार्केट डिपेंडेंट है। कभी हो सकता है 30-40%, कभी 40-50%, कभी -30-40%, ठीक है? ये भी होता है। तो ये ध्यान में रखिए, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं बोलता हूँ एवरेज रिटर्न 12-14%, ज़्यादा है तो अच्छी बात है। ये हो गया। दूसरी चीज़ है कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कंट्रोल आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल तो यहाँ भी नहीं कि भाई खर्च है ना, हो सकता है मेरा एक सैलरी है तो उसका खर्च भी तो करना पड़ता है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वही तो इन्वेस्ट कर पाऊँगा, वही लॉन्ग टर्म का पैसा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको ध्यान में रखना ये है कि भाई जो मैं खर्च कर रहा हूँ तो उसमें क्या थोड़ा बहुत कमी करूँ क्या कहीं से, ठीक है? ताकि मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो, क्योंकि जीना भी तो है ना भाई। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा लाइफ ही बर्बाद करके पूरा पैसा बचा ले, लाइफ भी जिए आप अपना, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी बहुत मैटर करता है। 500, 1000, 5000, 10,000, ये सब बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों को लगता है 100-200 का भी आजकल SIP आता है ना, तो 500 का भी SIP आता है, वो भी मैटर करेगा लॉन्ग टर्म में। तो ट्राई करें थोड़ा बहुत, अगर कहीं से निकाल सके पैसा, मतलब सेविंग रेट अपना बढ़ा सके तो ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? ये हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपके कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत ट्राई करें तो आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, उसको SIP कर दें, ठीक है? तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में है, ठीक है? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। वॉरेन बफेट मतलब शुरू में देखेंगे ऑफकोर्स, वो बोला जाता है कि 10 ईयर्स के थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, अभी 94 ईयर्स के आसपास चले गए हैं।
तो इतना लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन उनका रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा पैसा बना पाए बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट जितने सालों तक बने रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली उनका जो पैसा बना है वो 50-60 साल के बाद ही बना है, उससे पहले पैसा था लेकिन इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, मोस्टली उसी समय उनका पैसा बना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा लॉन्ग टर्म का 10 ईयर्स 20 ईयर्स इस तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन बना, अगर सीरियसली स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तब, ठीक है, ये ध्यान में रखें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि ना कभी कभी आप जैसे थंबनेल हम लोग लगाते हैं ना, तो आप लोग का 1-2 लोगों का कमेंट आता है, सर थंबनेल देखकर मुझे डर लग रहा है, या फिर कुछ स्मार्ट लोग हैं वो लिखेंगे आपके थंबनेल से दूसरे इन्वेस्टर्स डर जाएंगे, इस तरह का थंबनेल ना बनाएं। आप खुद बताएं कि कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि अपना हार्ड अर्न मनी सोच समझकर स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, वो किसी का थंबनेल देखकर डर जाएगा और पैसा निकाल लेगा। मतलब अगर आपका इस तरह का थॉट प्रोसेस है तो इक्विटी मार्केट से आइडिया आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि आपको इक्विटी मार्केट का बिल्कुल आइडिया नहीं है और आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट किया, तो या तो फिर किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना अगर इस तरह का आपका है, या फिर खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाएं, ठीक है ना। किसी के बोलने से या किसी का कुछ पिक्चर लगा देने से मैं डर जाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बेच दूंगा, ये सब किस तरह का थॉट प्रोसेस है? ये हार्ड अर्न मनी है, ठीक है ना। आप सोच समझकर इन्फॉर्मेशन लेकर, जानकारी लेकर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। किसी के बोल देने से, अब कोई कुछ बोल देगा तो मैं डर जाऊंगा, कुछ दिखा देगा तो मैं डर जाऊंगा, सब कुछ बेच दूंगा, ऐसे नहीं होता है ना। हाँ, पैसा आपका है, आपको डिसीजन लेना है, पैसा बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो आपका डूबेगा, ठीक है ना। तो सीरियसली ट्राई करें कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाएं और उसके बाद अच्छी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए। बिना एक्सपर्ट के हेल्प लिए हुए, बिना सोचे समझे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। मोस्टली आप लोगों को समझ में आया भी होगा ना, जो मार्केट गिरा है, देख रहे हैं ना क्या हालात हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप हमेशा ध्यान में रखें कि हमेशा और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, ठीक है। सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में जिसकी ज़रूरत आपको कुछ सालों तक नहीं है। वो पैसा जो कि ना पिछले मतलब 1-2 महीने के बाद ज़रूरत पड़ जाएगी, 1-2 साल के बाद ज़रूरत पड़ जाएगी, वो पैसा कभी भी इक्विटी मार्केट में नहीं लगाएं। वो पैसा एफडी में रखें, सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखें, डेट म्यूचुअल फंड में रखें, या फिर दूसरे एसेट क्लासेस में भी अगर आप चाहें तो रखें, लेकिन इक्विटी में कभी ना लगाएं, ठीक है। इक्विटी में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप के लिए मिनिमम 5 इयर्स और मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप के लिए मिनिमम 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। उस बीच में सही बात है, मार्केट कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे जाएगा, लेकिन मोस्टली एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखें। डाइवर्सिफाई करना नहीं भूलें। कब कौन सा एसेट क्लास अच्छा कर देगा किसी को नहीं पता। SGB, हाँ, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, आपको याद होगा, बहुत लोगों ने शायद उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों को मिलाई, क्योंकि दोनों उन्होंने मिल के ये किया था ना। तो देखिए यहाँ पे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इंटरेस्ट भी मिल रहा था, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा था। लगातार पिछले कुछ सालों से गोल्ड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, जिसके कारण जो लायबिलिटी है, क्योंकि पे तो करना है गवर्नमेंट को, तो लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि भाई गलती हुआ, आपसे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जैसे गोल्ड, ठीक है, सही बात है। लॉन्ग टर्म का अगर किसी का ना इन्वेस्टमेंट होराइजन है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो सही बात, दूसरे एसेट क्लास में भी थोड़ा एक्सपोजर ले लें। डेट है ना, डेट म्यूचुअल फंड या FD, जो भी आपके लिए सूटेबल है उसमें जाएँ। कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड है, उसमें थोड़ा अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। रियल एस्टेट है, थोड़ा बहुत उसमें जाना चाहता है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली फ्यूचर में कहाँ से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि इक्विटी से सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ऑफकोर्स इक्विटी में हमें एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लेने का मतलब ये नहीं कि पूरा वहीं पे इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, तो लॉन्ग टर्म में कई बार ऐसा होगा ना, मतलब अभी जैसे लार्ज कैप 15% के आसपास गिरा है। हिस्ट्री देखें ना, पहले 20-30% भी लार्ज कैप गिर चुका है। मिड कैप, स्मॉल कैप ना 20-25% गिरा है। हिस्ट्री जाके देखें 50-60% भी पहले गिर चुका है। और फ्यूचर नोबडी नोज़ ना, फ्यूचर में भी हो सकता है कभी ना कभी ऐसा हो जाए, तो उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरा पैसा यहाँ ना लगाएं, दूसरी जगह भी लगा के रखें, ताकि अगर वैसा नौबत आ जाए तो भाई दूसरी जगह पैसा है, मैं डर कर बेचूंगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि पूरा पैसा यहीं रहेगा तब तो डर कर आप भाग जाएंगे ना, बोले अरे यार 50% 60% पैसा ही उड़ गया। इसीलिए दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रहें। देखिए बेसिक चीज़ें हैं ये सब ना, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिंग यही है। मतलब कोई नया चीज़ कहाँ से लाऊँ, यही इन्वेस्टिंग है।
अगर इन चीज़ों को ही आप ध्यान में रखेंगे, सही से इन चीज़ों का पालन करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।